तो जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, जय हिंद। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीजीआई पार्टी के और इनके जो सपोर्टर हैं, उनके साथ में जो सबसे बड़ा नाम है जिसका नाम है सोनम वांगचुक। तो दोस्तों, इनको सरकार उठा के लेके गई थी कल। 18 दिन से अनशन पर है। एक बड़ी सी कसमकस थी मन में कि यार इनके समर्थन में वीडियो बनाऊं या इनके खिलाफ़ वीडियो बनाऊं, या मैं अपनी अपनी एक विचारधारा जो समाज के सामने रखूं। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी मतलब काफ़ी दिन 17-18 दिन तो हो चुके हैं इस चीज़ को। तो मैं छोटी सी चीज़ आपके सामने रखने वाला, एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने बनाई है, पूरे देश की है ये। तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ की शुरुआत करना चाहूँगा अपनी एक फेवरेट बुक से। ये फेवरेट बुक मेरी जो है ये है ये राज समानी साहब की बुक है। ये इनका एक पॉडकास्ट आता है यूट्यूब पे। इनकी बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, लेकिन इनकी पहली बुक का पहला एक चैप्टर है कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज शक। उसके बाद ये लिखते हैं कि इमेजिनेशन एंड इमोशनल आर द ओनली टू ब्लेसिंग ह्यूमन बीइंग हैव, विच द एजुकेशन सिस्टम इज़ किलिंग फ्रॉम वन डे। ठीक है। तो एक ऐसा इमोशन जो पहले दिन से मारा जा रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट में सिस्टमेटिक बताता हूँ कि 2014 से 110 बड़ी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। 110 बड़ी परीक्षाएं रद्द हो गई, जिसमें 45 परीक्षाएं, तकरीबन 45 जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पेपर लीक हो चुके हैं, इसलिए वो रद्द की गई है। और उसमें से सिर्फ 30 परीक्षाएँ दोबारा की गई है। 45 परीक्षाएँ जो हैं वो रद्द हो गई क्योंकि उनके पेपर की डील हो जाती है, कोई पेपर बिक जाते हैं या किसी तरीके से वो पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद जो है शुरुआत के जो बीजेपी के जो 2-3 साल हैं, इसमें इतने कम हुए 2014 से, मतलब शुरुआत के 2-3 सालों में पेपर लीक कम हुए, क्योंकि बीजेपी के सिस्टम में लोग ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से लो फॉल्ट है या कहाँ पर कमियाँ है बीजेपी की। उसके बाद जब ये 2-3 साल के बाद बीजेपी एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाती है, उसके बाद आप देखिए कि ये लगभग 7 साल के अंदर में यहाँ पे 7 सालों में जो 70 परीक्षाएँ लीक हुई है। 7 साल में 70 परीक्षाएँ लीक हुई है, जिसमें 15 राज्य हैं। भारत के 15 राज्यों में 70 परीक्षाएँ पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई है। और इस पेपर लीक होने में तकरीबन जो 15 राज्य जो हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान और खुद मोदी जी का स्टेट गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, और भाई इन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं लगातार। ठीक है। और इन जो ये 7-8 स्टेट है जहाँ पर पेपर लीक हुए, इनमें ना लगभग 1.9 करोड़ लोग, यानी कि इतने सारे विद्यार्थी लोग जिन्होंने फॉर्म भरे थे। और ये जो यूपी में बड़ा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है ये। ठीक है। यहाँ पर 2017 के बाद से 9 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जैसे पुलिस की हो गई या कांस्टेबल, पटवारी, इस तरह की बड़ी परीक्षाएं, 9 परीक्षाएं रद्द हुई है। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एस्टिमेट ये है, उत्तराखंड का सितंबर में एक यूकेसी उत्तराखंड एसएससी का भी एक पेपर लीक हुआ था। ठीक है। तो अब यहाँ पर लगभग एक एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। ठीक है। इस एस्टिमेट में ये है कि अगर एक विद्यार्थी, जो मेरा एवरेज बता रहा है, ठीक है, एक विद्यार्थी ने भी अगर 1000 रुपये दिया होगा किसी फॉर्म भरने के लिए, और 1.9 करोड़ विद्यार्थी है, तो लगभग 1 अरब 90 करोड़ रुपया 1 अरब 90 करोड़ रुपये सरकार के पास तो गया है, लेकिन वो परीक्षाओं के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे विद्यार्थियों को नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया एक सिस्टमेटिक जो करप्शन है, जिसके खिलाफ सोनम वांगचुक सर जो है, उनका एक प्रोटेस्ट जो है वो ये है कि भाई हमको एक जवाबदेही चाहिए। कोई भी एक इंसान या सरकार का कोई भी एक मिनिस्टर ऐसा जो इस चीज़ की जवाबदेही ले कि भाई इतने 2014 से लेके अब तक 110 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ इंसान ये चीज़ें, करप्शन नहीं पकड़ पा रहा है या इस फॉल्ट लाइन को नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये शिक्षा प्रणाली का जो ड्रेनेज है या शिक्षा प्रणाली का जो ये एक अंत समझ लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं भारत का भविष्य खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को अपने शिक्षक प्रणाली में कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए। शिक्षा के साथ साथ परिवर्तन भी करना है आने वाले समय के हिसाब से, बहुत ज़रूरी है हमें शिक्षा के साथ परिवर्तन करना भी। लेकिन
ये जो लगातार पेपर लीक होना, भारत के भविष्य के साथ एक तरह का अजीब सा खिलवाड़ करना, तो ये एक अजीब सी बात है। क्योंकि ये जो यूपीएससी है, नीट एग्ज़ाम है, इसमें जो लड़के या जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन भर रहे हैं, इनकी उम्र अगर देखी जाए तो ये एकदम युवा पीढ़ी है। और युवा पीढ़ी अपने सही समय पे सही मंजिल पे नहीं पहुँचे, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर वो अपनी यात्रा चुन रहे हैं अपनी एक सही उम्र पे, जहाँ उनकी फैमिली भी समर्थन कर रही है, और अगर वो इस दिशा से भटक गए तो आप ये लगा लीजिए कि ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरी चीज़, इसमें मैं अपने स्टेट की बात करूँगा, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का एक रिपोर्ट है मेरे पास, जो मैं एक काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने कलेक्ट किया। उनका कहना है कि उत्तराखंड के अंदर में इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सालाना 3,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं हर साल भर में। कम से कम 2 से 3,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल जो सरकार के चलते थे, क्योंकि गाँव में स्कूल, प्राइवेट सेक्टर अभी इतना मजबूत नहीं है। और एक चीज़ और, प्राइवेट सेक्टर का अगर कहीं स्कूल खुल जाता है तो उस स्कूल में बच्चे होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत फैसिलिटेट करते हैं या पता नहीं, लेकिन बच्चे वो उस स्कूलों में पढ़ते हैं, लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। मगर वहीं सरकारी स्कूल अपने स्कूल बंद कर रहा है, क्योंकि उनके एक विधायक का एक ये बयान है कि जो बजट है, बजट के हिसाब से जो विभाग है उसको सरकारी स्कूल जो है बोझ लगता है, यानी कि सरकार इतना बजट देती नहीं है कि इन स्कूलों को चला पाए। बड़ी विचित्र सी ये एक सवाल है, लेकिन फिर भी। और दूसरा एक और चीज़, सरकारी स्कूलों ने जो मतलब सरकार ने रिपोर्ट रखी है कि स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि विद्यार्थी कम है। दूसरा चीज़ कि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि किसी भी स्कूल में मतलब प्रिंसिपल नहीं है, या पीटी टीचर मैथ पढ़ा रहा है, या अन्य टीचर जो जिस सब्जेक्ट में नहीं है वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाकर स्कूल को बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर उत्तराखंड में शिक्षक नहीं है, ये उनका कहना है। ये अब बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल भी नहीं है। चौथा इन्होंने कारण दिया कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो दूर दूर से आते हैं, जंगलों से आते हैं, नदियाँ क्रॉस करके आते हैं, तो इनके जान मान की भी खतरा रहता है। यानी कि कोई जंगल के रास्ते से अगर स्कूल आ रहा है थोड़ा दूर से, तो उसके जान मान की खतरा रहता है। तो ये कारण सरकार दे रही है और कह रही है कि ये सब कारणों की वजह से हम सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये किसी राष्ट्र की नींव है। शिक्षा किसी राष्ट्र की पहला वो पेड़ है जो सरकार को रखना चाहिए जब वो सत्ता में है, क्योंकि सरकार ही देश का एक निर्माण करती है। सरकारों के हाथ में देश के निर्माण की एक कल्पना होती है। अब सरकार ही इतने सारे बहाने दे रही है, तो जो दुनिया के देश है जैसे स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड है, जहाँ जनसंख्या ही नहीं, वहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर भूस्खलन आता है। हमारे पड़ोस में चाइना है। चाइना भी हमारे जैसा ही देश है, उसके पास उसकी प्रकृति भी हमारे जैसी है, कहीं पहाड़ है, कहीं गांव है, कहीं कुछ है, लेकिन वहाँ की शिक्षक प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली बहुत बेहतर है हम लोगों से। तो अब दूसरा चीज़, इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता कि वो ये है कि सरकार ने मैं जो मेरे पास एक एस्टिमेट है वो उसको मैं बता रहा आपको, ठीक है। सरकार के ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि कितना एस्टिमेट सरकार ने 2025 और 26 में सरकार को 833 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, ठीक है। 2025-26 ये जो 2025-26 आ रहा है, इसमें 833 करोड़ रुपया सरकार को पढ़ाई के लिए, यानी कि प्राइमरी स्कूलों के लिए, छोटे स्कूलों के 10वीं से नीचे जो स्कूल होते हैं उनके लिए, बड़े कॉलेजेस के लिए नहीं। तो ये इतने सारे पैसे इसमें इनको, और इनका जो टोटल बजट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 2,703 करोड़ रुपये, 2,703 करोड़ रुपये। मतलब ये 20 करोड़ से भी ऊपर का मामला है भाई। ये 1,000 करोड़ का मामला है। इतना सारा बजट सरकार के पास है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 16 से 17% ही, यानी कि अगर ये 100% है तो 16 या 17% ही सरकार पैसा और सिस्टम इसको यूज़ कर रहा है। वहाँ मैंने एक दूसरी चीज़ निकाली दोस्तों कि जो हमारे बाबा केदारनाथ है उसकी मैंने एक डिटेल निकाली है, ये भी कहीं से निकली है, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी एक एस्टिमेट है, जिसमें केदारनाथ मंदिर को 2013 में 400 करोड़ रुपए दिया था पुनर्निर्माण के लिए जब आपदा आई थी।
लेकिन उसके बाद से केदारनाथ मंदिर में जब रीडेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद केदारनाथ मंदिर की जो इनकम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 7 साल की इनकम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, 2023, 24, 25, 26 ये 2 साल की इनकम बता रहा हूँ। बाकी 9 साल या 6 साल जो है ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने निकाली अभी रिसेंटली। तो 2023-24 की जो इनकम है वो 52.9 करोड़ रुपया है, ठीक है। और 2024 और 25 की जो है 70.16 करोड़ रुपया है, यानी कि 71 करोड़ रुपया है, जिसमें मंदिर का जो आर्थिक जो संभालते हैं उनका कहना है कि 25 करोड़ रुपया वो लोग सैलरी देते हैं सालाना। मतलब अब जाहिर सी बात है कि 25 करोड़ रुपये की सालाना सैलरी किसको देते होंगे। केदारनाथ में एक मंदिर है, बाकी सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है, डेवलपमेंट सरकार कर रही है 400 करोड़ रुपये का, तो 25 करोड़ रुपये किसको जा रहा है। तो यहाँ पर एक या तो पुजारी को इतना पैसा जा रहा होगा, या मंदिर की तरफ से 1-2 धर्मशालाएँ चल रही होगी, और मंदिर 7 स्कूल चलाते हैं। यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 71 करोड़ रुपए में केदारनाथ मंदिर, कुछ धर्मशालाएँ और कम से कम 7 से ज़्यादा स्कूल चलाता है। केदारनाथ मंदिर की जो कमेटी है वो धर्मशालाएँ और 7 से ज़्यादा बड़े कॉलेजेस और स्कूल चलाते हैं। 71 करोड़ रुपये उनकी जो इनकम है इसके थ्रू। अब आप एक एस्टिमेट लगाएं कि मैंने 1200-2000 करोड़ रुपए की बात की है, 21,000 करोड़ रुपए की बात की है, और यहाँ पर ये 71 करोड़ रुपए में इतना सब कुछ चला रहा है, जिसमें कि आधा पैसा सरकार ले जाती है। मंदिर का जो फंड होता है सबको पता है कि सरकार का इसमें हक रहता है, सरकार चुनाव में इस पैसों को यूज़ करती है। पुष्कर सिंह धामी जी आज रिटायर होने से पहले नैनीताल में, हल्द्वानी में, मसूरी में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर्टी लेके बैठे होंगे कि भाई कभी ना कभी तो बीजेपी हटेगी, तो आने वाले भविष्य के लिए अब सस्ते में कैसे ज़मीन खरीद लूँ, क्योंकि मेरा एक साइन सब कुछ बदल सकता है। इस समय तो पुष्कर सिंह धामी जी का साइन बहुत ताकतवर है। तो दूसरी चीज़ मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि ये शिक्षा की जो छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ स्कूल बंद होना, ये सब चीज़ें होना, इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि इससे आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए भले वो अच्छे स्कूल में भेज रहा होगा दोस्तों, उसमें निसंग कोई संदेह नहीं कर सकता है कि भाई बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है नहीं डालना है। जाहिर सी बात है कि डालना ही पड़ेगा हमें। तो जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो कर्जे में डूब रहा है दोस्तों। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, ईरान यूएस की वॉर ख़त्म नहीं हो रही, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है चीज़ें बढ़ रही है। कमीशन का दौर भारत में बहुत तेज़ है, बिना कमीशन के भारत में तो आपका कहीं एडमिशन नहीं होता है। तो आप कल्पना कीजिए इस चीज़ से कि किस प्रकार से हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला टाइम, ठीक है, आने वाला टाइम की कल्पना मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि एआई आने वाला है। विचित्र सी बात नहीं है, ये सत्य है कि एआई से, मैं आपको एआई की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जापान की एक कंपनी है, वो रोबोट बनाती है भारत के अंदर में, शायद वो नासिक में है या पूना में है। वो रोबोट बनाती है कंपनियों के लिए, मैन्युफैक्चर कंपनियों के लिए जो बड़े बड़े पार्ट्स बनाती है। तो उस कंपनी का एक एस्टीमेट बताता है कि उसके पास सिर्फ, बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन उसके पास सिर्फ शायद 200 कर्मचारी हैं। उन 200 कर्मचारियों का काम होता है सिर्फ लाइटिंग और जो रोबोट्स है उनकी रिपेयरिंग करना, वरना बाकी उस कंपनी ने ना एसी लगाया है अपने ऑफिस में, ना उस कंपनी की उसमें ना लाइट है। आप कल्पना कीजिए, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया है कि रोबोट को बनाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि रोबोट है, मशीनें बनाता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, उसको एसी की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्स्ट्रा फालतू के खर्चे की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए किसी तरह का कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत है। आप बताइए, आप रोबोट बनाया आपने, रोबोट को बनाना, आपको रोबोट आपसे इस तरह की डिमांड नहीं करेगा ना, इंश्योरेंस की डिमांड नहीं करेगा, आने वाला टाइम पे दिवाली का बोनस की डिमांड नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं करेगा। यानी कि वो सिर्फ 200 की एम्प्लॉय वाली कंपनी है, मगर वो इंडिया के अंदर में बहुत बड़े बड़े कंपनी उसको रोबोट मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें दे रही। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 1000 लोग काम करने वाले थे वहाँ पर सिर्फ 200 लोग काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर दुनिया एआई बनाने लगे और रोबोट बनाने लगे तो बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार होने की कगार पर है। तो फिर आने वाले टाइम पे भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली जो है वो बदलनी ही पड़ेगी। सोनम वांगचुक सर की यहाँ पर मैं आइडियोलॉजी को समर्थन करता हूँ,
मगर उन्होंने जिस पार्टी का समर्थन करके ये आंदोलन किया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ दोस्तों। क्योंकि सीजेआई प्रोटेस्ट में जिस तरह से भारत के खिलाफ़, हमारे धर्म के खिलाफ़, हमारे भगवानों के खिलाफ़ जो नारेबाजी हो रही, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं पर्सनली अगर आपसे कहूँ तो मैं किसी भी प्रकार से सीजेआई का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं सोनम वांगचुक सर की इस विचारधारा से सहमत हूँ कि हमें जवाबदेही चाहिए। अगर 14 सालों में 110, और अभी तो आने वाले पेपर भी लीक होंगे, ये तो संभावनाएं हैं कि लीक नहीं होंगे, ये बिल्कुल है लीक होंगे। तो इन 12-13 सालों में जो 110 से ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, इसकी जवाबदेही किसको है? कौन है शिक्षा मंत्री जिसके हाथ में ये प्रणाली है? क्यों ये लीक हो रहे हैं? और क्या इसमें सरकार के लोगों की मिलीभगत है? क्या सरकारी कर्मचारी या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग पेपर, कमीशन, पैसा खाना, ये सब करते हैं? तो अगर ये जनरेशन गैप और जनरेशन को जब आगे बढ़ना चाहिए या शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, तब इस तरह से पेपर लीक होने से भारत की यूथ कहाँ जा रही है? आपको भारत की एक बेहतर यूथ चाहिए, और ये यूथ अभी अगर सक्सेस होती है तो ये भारत के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका होगा। वरना ये 5 से 4 साल जो एज वाले ग्रुप है, जिन्होंने अभी जिनकी एज किसी भी चीज़ में, अगर पुलिस, फौज, आर्मी या इस तरह की किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की है, और अगर वो निकल गई तो हो सकता है कि भारत किसी एक बहुत बड़े बेरोज़गार लोगों को फेस कर रहा होगा इन द फ्यूचर। क्योंकि एआई हो या टेक्नोलॉजी हो, ये फिज़िकल नीड नहीं चाहती है, और ह्यूमन बीइंग एक फ़िज़िकल नीड है। तो जब फिज़िकल नीड ही नहीं रह जाएगी तो फिर ह्यूमन क्या करेगा? और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जिस प्रकार से अभी एक युवाओं की फ़ौज में है, तो किस प्रकार से फिर इन युवाओं को हैंडल करेगा? हम ऐसे तो है नहीं कि हमारे देश के युवा फिर दूसरे देशों में जाके काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि हर एक देश कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ चीज़ें तकनीकी लेके आ रहा है, तो वो भी तो इतना लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा ना। तो जवाबदेही वाला प्रश्न है। उत्तराखंड के सीएम साहब से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम खाओ पैसा वैसा, क्योंकि सारा पैसा आप खा जाओगे तो गरीबों को क्या दोगे आप? और एक कागज़ों में जो आप दिखाते हैं कि उत्तराखंड में 4.4% की बेरोज़गारी दर है, वैसे आपको बता दे कौन रहा है ये डेटा? मैं कह रहा कि उत्तराखंड में 0% लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कोई रहेगा तब न बेरोज़गार होगा। उत्तराखंड के सारे यंग जनरेशन के पुराने लोग, हमारे भाई चाचा लोग, सब तो होटल लाइन में, कोई आर्मी में, कोई फ़ौज में, कोई देश विदेशों में है। वो कोई आपकी बदौलत से वहाँ पहुँचे नहीं हैं। वो अपने स्ट्रगल, अपनी ज़मीनें बेच के, अपने घर परिवार, अपने आंगन, अपने लोग, अपने स्कूल, अपना सब कुछ छोड़ के तब जाके वहाँ पहुँचे। सरकार ने उनको कोई समर्थन नहीं दिया है। आज जो बंदा पुणे में काम कर रहा है, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए वहाँ है। सरकार की तरफ से उसे कोई किसी 1 रुपये के चंदे की वो नहीं है। आप कहते हो कि बेरोज़गारी दर सरकार ने कम की। सरकार ने कम की है उनके लिए जो गांव में है, जो 4% लोग जो गांव में, जो मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते, जिनकी अपनी ज़मीन, अपने माँ बाप की सेवा करने की इच्छा है, जो अपनों के साथ जुड़ कर रहना चाहते हैं अपने धर्म संस्कृति के लिए, उनके पास भी रोज़गार नहीं है। या पता नहीं कागज़ों में कहाँ से लिख के आते। ये थोड़ा मेरे को बीजेपी का थोड़ा माइंडसेट बिल्कुल ही अलग ही लगता है कि वो कागज़ों पे किस प्रकार से लिख देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी महाभारत चल रही है। मेरी कल्पना में अभी महाभारत चल रही है। दुर्योधन और कर्ण यानी कि सोनम वांगचुक अभी महाभारत में उस पक्ष में अच्छा इंसान होकर उस पक्ष में खड़ा हो गया जो बिल्कुल विपरीत स्थिति में। और 5 भाई, मोदी जी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जयशंकर साहब, और ये 2-4 लोग मिलकर, ये सब लोग मिलकर पूरा एक गेम प्लान कर रहे हैं। ये 5 लोग मिलकर, और इनके मेन लीडर है कृष्ण जी मोदी जी, और रथ चला रहे मोदी जी। बाकी पीछे धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई मैं करूँ क्या अभी? तो मोदी जी कह रहे चिंता मत कर, सब हैंडल हो जाएगा। और कर्ण यहाँ पे एक अपने ताकतवर भी है, जुनून भी है, ज्ञान भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी गलत पाले में खड़ा होके बेचारा फंस गया है। तो सोनम वांगचुक सर, अभी आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका जो प्रोटेस्ट करने का मकसद है वो भारत के लोगों को समझ आ चुका है। कहीं ना कहीं भारत के लोग अपनी मेंटेलिटी बदलेंगे, तो आप जल्दी अनशन ख़त्म करें और आपकी हेल्थ अच्छी हो। सिर्फ आपके लिए समर्थन के लिए ये वीडियो है। बाकी सीजेआई को मैं ओपनली और खुलेआम कभी भी समर्थन नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि जिस पार्टी के समर्थन में आए हुए लोग मेरे देश को गाली दे, मेरी माँ को, मेरे धर्म को, उनके साथ तो मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। तो जय हिंद, जय भारत।